डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ज्योग्राफी थॉट और इसमें हम अध्ययन करेंगे भूगोल के विकास में कार्ल रिटर का क्या योगदान रहा है। तो चलिए अध्ययन करते हैं भूगोल के विकास में कार्ल रिटर महोदय ने किस प्रकार से योगदान दिया है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सामान्य परिचय अथवा प्रस्तावना का। तो जो कार्ल रिटर महोदय है उनका जो कार्यकाल था वो था 1779 से 1859 तक के। और जो कार्ल रिटर महोदय है ये जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता थे और हम्बोल्ट जो है उनके समकालीन थे। और हम्बोल्ट के साथ ही कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। भूगोल के विकास में कार्ल रिटर महोदय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो कार्ल रिटर महोदय है ये बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। किसके? भूगोल के प्रोफेसर थे। और इन्होंने अर्धकुंडे नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक या ग्रंथमाला प्रकाशित किया था जिसमें भौगोलिक अध्ययन को अत्यंत ऊंचा स्तर तक पहुंचाया और उसमें भूगोल के विकास में जो चिरस्मरणीय और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भौगोलिक अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की अपने इस प्रकाशन में। और हम्बोल्ट और रिटर दोनों एक दूसरे की रचनाओं के प्रशंसक थे और परम मित्र थे ये दोनों जो है। और भौगोलिक चिंतन के इतिहासकार हम्बोल्ट और रिटर दोनों विद्वानों के भौगोलिक दृष्टिकोणों और अध्ययन विधियों को एक दूसरे का पूरक मानते थे और मानते हुए उन्होंने आधुनिक भूगोल का युगल संस्थापक मानते हैं। यानी कि इन दोनों ने एक साथ इस प्रकार से रचना की है कि इन दोनों के ही आधुनिक भूगोल का संस्थापक माने जाते हैं। ये है इसके सामान्य परिचय। अब हम अध्ययन करते हैं कार्ल रिटर महोदय का योगदान। कार्ल रिटर महोदय ने भूगोल के विकास में किस प्रकार से कैसे योगदान दिया। तो जो कार्ल रिटर महोदय हैं इन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया वो हम इस टॉपिक से समझ सकते हैं। फर्स्ट है कार्ल रिटर महोदय की जो रचनाएं हैं ग्रंथमाला है उनसे। सेकंड है कार्ल रिटर महोदय का विधि तंत्र या भूगोल के अध्ययन की विधियां। और तीसरा है रिटर की विचारधारा, संकल्पना या अवधारणा या सिद्धांत। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कार्ल रिटर महोदय का ग्रंथ या उनकी रचनाएं। तो भूगोल के क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की है जिससे भूगोल के विकास में योगदान मिला है इसका अध्ययन करते हैं। तो जो कार्ल रिटर महोदय है उन्होंने सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा वो था यूरोप। ये उनका ग्रंथ का नाम है। अब यूरोप के नाम का ये जो ग्रंथ है इसमें कौन कौन से प्रकार का इसने लिखा है। तो उन्होंने यूरोप के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण प्रस्तुत किया है इस ग्रंथ में। और इसका जो प्रकाशन है वो 1804 में हुआ और इसके द्वितीय खंड का प्रकाशन जो है 1807 में हुआ। फिर सेकेंड है यूरोप के मानचित्र। ये जो है 1806 में यूरोप के 6 मानचित्रों के साथ इसको प्रकाशित किया गया था। फिर है इनके शोध पत्र। तो कार्ल रिटर महोदय ने 1811 तक के रिटर के बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हो चुके थे जो इनके विधि तंत्र को या विधि तंत्र से संबंधित थे। फिर है अर्धकुंडे। तो इनके ये जो अर्धकुंडे है ये महत्वपूर्ण कृति है इनका। यह रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रंथमाला है जिसने भूगोल को गौरवान्वित कर दिया, उनके विकास को क्या किया, प्रगति प्रदान किया है। फिर रिटर के अनुसार भूगोल और इतिहास एक दूसरे के अभिन्न अंग है। वो इन्होंने अर्धकुंडे नामक जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें बताया है। और उनके अनुसार भूमि अपने निवासियों को प्रभावित करते हैं और उसी प्रकार निवासी भी भूदृश्य पे परिवर्तित होते हैं या भूदृश्य से प्रभावित होते हैं। ये उनके अर्धकुंडे ग्रंथ की विशेषता रही है। और जो अर्धकुंडे ग्रंथ है वो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 2 खंड है इन खंडों में प्रकाशित हुआ है जिसमें से प्रथम जो 2 खंड है उसमें 1817 और 1818 में प्रकाशित हुए, जिसके प्रथम खंड में अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन और द्वितीय खंड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक अध्ययन किया है। और बाकी जो है उनका जो प्रकाशन है वो 1817 और 1859 तक के ये जो है अर्धकुंडे है इसमें 19 खंडों में प्रकाशित हुआ है जिसमें अफ्रीका, एशिया के भूगोल का वर्णन किया गया है। और अर्धकुंडे के किसी भी अंक में या किसी भी भाग में यूरोप का भौगोलिक सम्मिलन या सम्मिलित नहीं है। इसमें केवल एशिया और अफ्रीका का ही बताया है, यूरोप को नहीं बताया है। तो यहाँ पर जो अर्धकुंडे लिखा है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे, ठीक है।
फिर है जो रीटर महोदय है उनके विधि तंत्र या अध्ययन की विधियाँ। तो रीटर महोदय ने कौन सी प्रकार की विधि तंत्र या अध्ययन की विधियों को अपनाया है, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है अनुभविक विधि। तो रीटर महोदय ने भूगोल के अध्ययन में अनुभविक विज्ञान या अनुभविक विधि को अपनाया है। उन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन के लिए इस विधि का चयन किया। वे विभिन्न भौगोलिक तत्वों का सावधानीपूर्वक परीक्षण निरीक्षण करते हुए प्रेक्षित तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्रित करते थे और उन्हें उनके आधार पर सत्य और सामान्यीकरण का निर्धारण या सामान्यीकरण करते थे। फिर है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या किया जाता है, दो तथ्यों के मध्य कार्यकरण संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। तो जो रीटर महोदय है उन्होंने तुलनात्मक जो विधि है उसको उपयोगी मानते हुए अर्धकुंडे में भौगोलिक तथ्यों का विवेचन इसी विधि के द्वारा किया है। इसलिए उन्होंने अर्धकुंडे का दूसरा नाम सामान्य तुलनात्मक भूगोल भी रखा है। तो इसे याद रखेंगे यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो, कि जो अर्धकुंडे है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है सामान्य तुलनात्मक भूगोल। इसके बाद है विश्लेषण और संश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि से क्या समझते हैं? विश्लेषण का मतलब होता है विभिन्न किसी समस्या या किसी घटना से संबंधित जो तथ्य है उसको क्या करना, एकत्रित करना। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है, उन जो अलग अलग तथ्य है उनको एकत्रित करने के बाद उसे एक तथ्य में पिरो करके अध्ययन कर लिया जाता है। इसमें अलग अलग तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं। इसमें उन सभी तथ्यों को एक साथ पिरो करके अध्ययन करते हैं। ये है जो रीटर महोदय है, इन्होंने पहले प्रेक्षित तथ्यों का एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण करते थे और उनकी तुलना करते थे और इसके पश्चात उनका संश्लेषण करते हुए क्षेत्र के सभी तथ्यों को समेकित करके यानी कि एकत्रित करके सामान्यीकरण करते थे। रीटर की यह अध्ययन पद्धति भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जिससे भूगोल के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। ये स्पेलिंग सुधार लेंगे, ये रीटर है। फिर है मानचित्रण विधि। तो आप सभी को पता है कि भूगोल में मानचित्रण विधि के यदि स्थान हटा दिया जाए तो भूगोल क्या है, अधूरा है। रीटर महोदय ने भौगोलिक तथ्यों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रण विधि को सबसे उपयोगी माना है। इसलिए उन्होंने यूरोप के 6 भौतिक मानचित्र भी बनाए थे और उन्होंने अर्धकुंडे के विभिन्न खंडों में विभिन्न प्रादेशिक मानचित्रण भी दर्शाए हैं। तो ये उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस क्षेत्र में। फिर है विचारधारा। अब रीटर महोदय ने कौन कौन सी विचारधारा, संकल्पना, अवधारणा प्रस्तुत किया है, इसका अध्ययन करते हैं। तो कार्ल रीटर महोदय ने अपने समकालीन महान भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के आयु से 10 वर्ष छोटे थे और उन्हीं से प्रेरित होकर के वो क्या थे, एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे के मित्र थे। तो उन्हीं से परिचित होकर के दोनों एक ही तरीके से कार्य करते थे। रीटर के विधि तंत्र, कार्यों तथा विचारधारा पर हम्बोल्ट का प्रभाव एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है। कुछ विषयों में रीटर का विचारधारा थोड़ा सा स्वतंत्र है और अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इनकी फर्स्ट जो विचारधारा या जो संकल्पना है वो है पार्थिव एकता। अब पार्थिव एकता का अर्थ तो आप पहले टॉपिक में अध्ययन कर ही चुके हैं हम्बोल्ट के योगदान में। पार्थिव एकता का मतलब क्या होता है, भौतिक तत्व और मानवीय तत्व दोनों के परस्पर अंतर संबंध का अध्ययन ही क्या है, पार्थिव एकता कहलाता है। अब रीटर महोदय के अनुसार अध्ययन करते हैं। रीटर महोदय ने पार्थिव तथा प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। वे प्राकृतिक एकता में जैविक, अजैविक, मानवीय और गैर मानवीय, सार और असार सभी को सम्मिलित करते थे। उनके विचार से किसी भी अंश को अलग करने से संपूर्ण की संगति तथा एकता नष्ट हो जाएगी। ये उनकी विचारधारा थी कि इस प्रकार से, क्योंकि जैविक तत्व अजैविक तत्व को प्रभावित करता है और अजैविक तत्व जैविक तत्व को प्रभावित करता है। जो स्थलाकृति है उसको मानव प्रभावित करता है और मानव भी स्थलाकृति से प्रभावित होता है, ये बताया उन्होंने। यदि इनकी जो अंतर संबंध है इसको अलग कर देंगे तो इनकी जो संगति है, एकता है, वो नष्ट हो जाएगी, ये कहा है इन्होंने। रीटर अपने प्रथम प्रकाशन में शुद्ध भूगोल का विरोध किया था, क्योंकि इसमें प्राकृतिक भूदृश्य पर अत्यधिक बल दिया गया था लेकिन मानवीय तथ्यों को नहीं दिया गया था। किंतु ये गलत है, क्योंकि प्राकृतिक भूदृश्य जो है वो मानवीय तथ्यों से प्रभावित होता है और मानवीय को प्रभावित भी करता है। इसलिए उन्होंने लिखा था कि भूगोल में किसी क्षेत्रीय समस्या या वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन तथा व्याख्या होनी चाहिए। ये फिर है नियतिवाद। तो जो रीटर महोदय है उन्होंने नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद का समर्थक है।
उनका मानना था कि भौगोलिक विधि तंत्र से ऐतिहासिक विधि तंत्र उत्पन्न होती है। किसी प्रदेश के मानव जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक आदि पर वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पाया जाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसी वजह से नियतिवाद का उन्होंने पक्ष लिया है। फिर है प्रगतिशील विचार, ये उनकी अगली संकल्पना है। रिटर की विचारधारा प्रगतिशील थी, जो निरंतर विकसित हो रही थी। प्रारंभ में वो शुद्ध भूगोल के आलोचक थे, किंतु बाद में उन्होंने अर्धकुंडे में प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार ही भौगोलिक वर्णन किया है। इसी प्रकार उनके विचार में क्रमशः संशोधन और परिवर्तन होते रहा है। तो ये इनकी विचारधारा की विशेषता है। इसके बाद है मानव केंद्रित। और एक चीज़ और बता दें कि प्रगतिशील विचारधारा क्या है, विकास के प्रेरक तत्व है। जिनके विचार जो है प्रगतिशील नहीं होता है, स्थूल होता है, वो क्या करते हैं, विकास में बाधक बन जाते हैं। इसी प्रकार इन्होंने भूगोल में योगदान दिया, ये जो प्रगतिशील विचार है उसको प्रस्तुत करके भूगोल के विकास में। फिर है मानव केंद्रित भूगोल। मानव केंद्रित भूगोल, रिटर के मत अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित भूगोल के दृष्टिकोण से भूतल का अध्ययन करना और उनमें मानव और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट करना है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी में क्या है, विभिन्न स्थलाकृति हैं और वो विभिन्न स्थलाकृति जो है मानव को प्रभावित करता है और मानव स्थलाकृति को प्रभावित करता है। इसी के आधार पर ये जो तथ्य है उसको अध्ययन किया गया है। वे अपने अध्ययनों में मानव केंद्रित भूगोल पर बल देते हैं। उनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में किया जाता है। इसके लिए मानव विहीन पृथ्वी का इसके लिए कोई भाग नहीं या कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मानव ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी का कोई महत्व ही नहीं है। फिर है ईश्वर परक दृष्टिकोण, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। तो रिटर का दृष्टिकोण धार्मिक विश्वास से प्रेरित था। रिटर का विश्वास था कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना उद्देश्य पूर्ण की है, एक उद्देश्य के साथ की है। उनका मानना था कि विभिन्न महाद्वीपों की रचना, उच्चावच और धरातल का निर्माण अपने आप नहीं हो गया है, बल्कि ये सब ईश्वर के नियमों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ईश्वर ने प्रत्येक क्षेत्र को वह स्वरूप और स्थिति प्रदान की है जो उसके ऊपर रहने वाले मानव के विकास में निश्चित योगदान दे सके, ये इनका मानना था। रिटर महोदय ने अनुभव किया कि भूगोल के 3 मौलिक तथ्यों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। इसी के आधार पर है, ईश्वर परक के आधार पर है, ये इनके तथ्य है। फर्स्ट है ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता। सेकेंड है पृथ्वी के अद्वितीय प्राणी, ये कौन है, इसके बारे में किसी को पता नहीं, ये उनका मानना था। फिर है मानव गृह के रूप में विश्व की प्रमुख भू इकाइयों में विभेदीकरण, ये सभी इनके तथ्य है। फिर है नेक्स्ट इनकी जो संकल्पना है वो है प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम, तो ये इनकी प्रमुख संकल्पना है। रिटर महोदय ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक विधियों को अपनाया है। उन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का उनका भौगोलिक वर्णन किया है। उन्होंने प्रदेशों के सीमांकन के लिए प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पर्वत, नदी, घाटी, इन सभी को आधार बनाया और राजनीतिक सीमाओं को उन्होंने आधार नहीं माना है। उन्होंने इसको आधार माना, प्राकृतिक सीमा को, ना कि राजनीतिक सीमा को। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश के लिए जर्मन भाषा के शब्द में जो लारेंट कुंडे शब्द है इसका प्रयोग किया है, यानी कि किसी भी देश की सीमा के निर्धारण का जो आधार है उन्होंने प्राकृतिक तत्वों को माना है, ये है उनका योगदान। फिर है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संपूर्ण की संकल्पना। तो भौगोलिक अध्ययनों में रिटर का उद्देश्य सदैव एकांकी तथ्यों के समस्त घटनाओं की समष्टि की व्याख्या करना होता था, यानी कि किसी भी घटना हो, किसी भी समस्या हो, उसका संपूर्ण अध्ययन, उसके हर एक पहलू का अध्ययन करना था उनका तथ्य। उनका मानना था कि केवल प्राकृतिक तथ्य अथवा केवल मानवीय तथ्य भूगोल की रचना नहीं कर सकते। उनमें भूगोल की रचना तभी होगा जब मानवीय और प्राकृतिक तथ्य दोनों सम्मिलित हो, एक साथ हो। अतः पूर्णता के लिए सभी को भौगोलिक वर्णन में इसी संकल्पना को आधार बनाया है। उन्होंने अफ्रीका को 4 प्रदेशों में विभाजित किया और पुनः उन्हें फिर से उप प्रदेशों में निर्धारित किए और प्रत्येक का क्रमबद्ध रीति से पूर्ण वर्णन किया, सभी का विस्तृत वर्णन किया। फिर उन्होंने सभी प्रदेशों और उप प्रदेशों को समेकित करते हुए एक पूर्ण इकाई के रूप में अफ्रीका का भौगोलिक विवेचन प्रस्तुत किया, उनका विश्लेषण किया और सामान्यीकरण किया। तो ये इनकी महत्वपूर्ण संकल्पना है। फिर अगला इनकी जो संकल्पना है वो है
प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। तो रिटर महोदय ने भौगोलिक अध्ययन हेतु प्रादेशिक विधि को अपनाया है। उन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके उनका पृथक पृथक वर्णन किया है। इसके बाद उनका सामान्यीकरण किया है, जैसे कि अभी हम देखे हैं अफ्रीका का। प्रकृति में विद्यमान विविध तंत्र में एकता रिटर के प्रादेशिक भूगोल का मूल तंत्र है या मूल मंत्र है। उन्होंने प्रकृति में जो प्राप्त एकता है उसके आधार पर जो प्रदेश है उसको विभाजित किया है, इसके बाद अध्ययन किया है। ये है उनके योगदान। अब इसका निष्कर्ष का अध्ययन कर लेते हैं, क्या निष्कर्ष निकला है इसमें। तो उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आधुनिक भूगोल के विकास में हम्बोल्ट महोदय के साथ रिटर महोदय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए रिटर महोदय को भी आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने अनेक रचनाएं अपने विधि तंत्र एवं संकल्पनाओं द्वारा भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये उनका निष्कर्ष हो गया। अब उनके ये जो हम टॉपिक तैयार किए हैं वो किससे तैयार किए हैं, किससे अध्ययन करके तैयार किए हैं, तो उसका अध्ययन संदर्भ ग्रंथ में किया जाता है। तो इसमें संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत है भौगोलिक चिंतन के इतिहास HD मौर्य, भौगोलिक चिंतन एवं विधि तंत्र डॉक्टर UB और भौगोलिक चिंतन चतुर्भुज मेमोरियल और MS सिसोदिया। इन तीनों बुक से हम इसको तैयार किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।